रहीम एनएचएस फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। दोस्तों, आज हम थोड़ी बात करेंगे कि किस तरह हम ग्रीन मैन्योरिंग के ज़रिए अपनी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी बात ये भी करूंगा कि हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी क्यों कम हो रही है, हमें खादों का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है और ज़्यादा इस्तेमाल के बावजूद हमारी पैदावार क्यों कम आ रही है। इसके अलावा हमारी ज़मीनें दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रही हैं। ठीक है जी। और साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम अपनी ज़मीनों की जो ज़रखेज़ी है उसको ग्रीन मैन्योरिंग के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। कौन सी क्रॉप्स हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए लगा सकते हैं, उनका टाइम क्या है, उनका सीड रेट क्या है और किस स्टेज पे जाके आपने उनको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, बात करें दोस्तों, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो जो ज़मीन की फर्टिलिटी या ज़मीन की ज़रखेज़ी का जो स्टैंडर्ड है वो उसका एक नुक्ता है। आपसे पूछा जाता है कि आपकी ज़मीन में नामियाती मादा कितना है, ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर कितना है। जितना आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, नामियाती मादा ज़्यादा होगा, उतनी ही आपकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ कहलाएगी। तो वैसे तो आइडियल ज़मीन वो है जिसमें नामियाती मादा आपका 5% तक हो, 5% तक हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जिस ज़मीन में 2% तक भी नामियाती मादा है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम ज़रखेज़ ज़मीन कह सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे पाकिस्तान में या हमारे और जो गर्म इलाके हैं वहाँ, इन तमाम इलाकों में नामियाती मादे की रेशो जो है वो 1% से भी, 1% से भी कम है। हम जब ज़मीन से सैंपल करवाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं तो 0.5%, 0.75%, यानी 1% से भी कम है। तो इतने कम नामियाती मादे पर, ऑर्गेनिक मैटर पर हमारी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन में उसका शुमार नहीं हो सकता। तो उसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो भी वो अच्छी तरह से पौधे को अवेलेबल नहीं होते और जो न्यूट्रेंट्स हम बाहर से खादें डालते हैं वो भी प्रॉपर असर नहीं करते। यही वजह है कि जितनी पैदावार लेने के लिए कभी हम 1 बोरी डीएपी डालते थे, आज उतनी पैदावार के लिए हम 2 बोरी, उससे भी ज़्यादा खादें डाल रहे हैं लेकिन असर नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपनी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है वो डालना छोड़ दिया है। ज़मीन से हम फसलें ज़्यादा लेते हैं, ठीक है जी, और हमारा जो गलत तरीका काश्तकारी है जिसमें हम भर भर के पानी लगाते हैं, तो उस वजह से आज हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। तो दोस्तों, पहले हम ऐसा करते थे कि जी इसमें आली डाल लें, रूढ़ी डाल लें, जी जनाब फलां डाल लें, लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं रहा क्योंकि हम ज़मीनें ज़्यादा काश कर रहे हैं और आली की और वो तमाम मिकदारें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो बहुत आसान हल है अब हमारे पास जिससे हम अपनी ज़मीनों का नामियाती मादा बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़मीनों की ज़रखेज़ी बढ़ा सकते हैं, और वो हल है ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्या है कि हम कोई फसल अपनी ज़मीन पर, एक ख़ास फसल, लेग्यूमिनस फसल, मैं आगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, वो हम उगाते हैं और जब वो एक ख़ास अपनी ग्रोथ हासिल कर लेती है, फूलों पर चली जाती है, तो फिर हम उसको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ज़मीन के ऊपर बिछा देते हैं या उसे ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, और जिससे ज़मीन का जो नामियाती मादा है उसमें इजाफ़ा होता है और हमें बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। कौन कौन से फ़वाइद हैं? एक तो जी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, दूसरा ज़मीन में नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ेगी और उसके बाद जो हम फसल लगाएंगे उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है उसको मुयस्सर आएगी। दूसरा जो है वो न्यूट्रेंट कंज़र्व करेगी, जो हम उसमें खादें डालेंगे वो खादें ज़मीन जो है वो उसको ज़ाया नहीं होने देगी, वो पौधे के लिए उसको मुयस्सर करेगी। तीसरा, हमारी ज़मीन की प्रोटेक्शन होती है, ज़मीन जो है वो इरोजन की वजह से ज़ाया नहीं होती। तीसरा जो है कि जी उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी है, देखें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी वो नामियाती मादे से लेते हैं। अगर आपकी ज़मीनों में नामियाती मादा नहीं है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी एक्टिविटी मुतासर होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने ही आपकी फसलों को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरह अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा, इसके अलावा ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी
अपने अंदर पानी पकड़ के रखने की सलाहियत जो है वो ज़मीनों की बढ़ती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ती है, यानी ज़मीन में जो पानी का बहाव जो है, जो पानी की जज़ब करने की सलाहियत है वो ज़मीन की नामियाती मादा होने से ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारी ज़मीनों में कार्बन की रेशो बढ़ती है। जब कार्बन की रेशो बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली जो हमारे ऑर्गेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हम ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो किस वक़्त कर सकते हैं। तो जनाब, जब भी हमें 2 फसलों के दरमियान गैप मिलता है तो हमें चाहिए कि ये 1.5-2 महीने का उस गैप को अवेल करते हुए हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। मसलन अब गंदम के बाद कुछ लोगों ने धान की फसल लगानी है और कुछ लोगों ने मकई की फसल लगानी है। अब तमाम लोगों के पास तकरीबन 2 महीने का टाइम है, तो उस 2 महीने में आप कोई भी क्रॉप लगा के आप उसको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करके ग्रीन मैन्योरिंग का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसमें पहली आपके पास ऑप्शन है जंतर, ढांचा भी इसे कहते हैं, कई इलाकों में इसे जुजिन कहते हैं। ये आप अप्रैल के महीने से लेकर इसको जुलाई के महीने तक आप ग्रो कर सकते हैं। इसको जब आपने ग्रीन मैन्योरिंग के लिए लगाना है तो आपने 20 केजी जो बीज है वो इसमें पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जब आप उसको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट जब ये फ्लावरिंग पर आ जाए, जब इसमें से कोई फूल निकलता हो तो आपने इसको ज़मीन में मिक्सअप कर देना है। ये बात याद रखने कि कोई भी क्रॉप जब फूलों पे आती है तो उस वक़्त उसका एक तो उसकी जो बायोमास होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी? और उस वक़्त उसको ज़मीन में मिक्सअप करने का फ़ायदा होता है, जो नाइट्रोजन उसने फ़िक्स की होती है वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो आप उस वक़्त जो है इसको ज़मीन में मिक्सअप करें। ये इसका बीज है आप लोगों को, ताकि इसकी पहचान हो, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है गवारा, हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छी है। इसमें जो नाइट्रोजन फिक्स करने की सलाहियत है, जो नाइट्रोजन ज़मीन में जज़ब करने की सलाहियत वो जंतर से भी ज़्यादा है। ये आप इसकी पौधा देख सकते हैं। ये भी आप अप्रैल के महीने से लेकर जनाब आप जून जुलाई तक जो है इसको आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये है जी ग्वारा, ठीक है। इसका सीड भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इसका सीड है, ये इसकी सीड की पहचान है जी। तो इसको भी आप जो है वो क्रॉप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सन हेम्प है, पता नहीं अब आपके इलाकों में, मैंने इसलिए तस्वीरें शेयर की हैं कि ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए। इसको भी आप एज अ ग्रीन मैन्योर के तौर पर लगा सकते हैं। जब फ्लावरिंग पर आए तो उसको आपने ज़मीन में मिक्सअप कर देना है। और ये इसका बीज है। अच्छा, जो हमारे लोग साथी पिकनिक पर शिफ्ट हो चुके हैं या होना चाहते हैं, बेड्स बना चुके, तो वो एक तरीका ये भी है कि इसको इनकॉर्पोरेट ना करें, बल्कि मतलब आपने बेड्स बना लिए हैं तो छट्टा दे के बेड्स बनाएं, और जो क्रॉप जब फ्लावरिंग पर आए तो आप इसको बेड्स के ऊपर किसी चीज़ से इस तरह बिछा दें, ठीक है जी। इससे वो आप पर्पस ले सकते हैं। उसके बाद जब ये डिगे होना शुरू हो जाए, जब उसमें आप किसी मशीन के साथ आगे अपनी क्रॉप लगा दें, तो ये मल्च का काम भी इस तरह करेगी। और अच्छा, हमने हमेशा वो क्रॉप्स सेलेक्ट करनी होती हैं जो जल्दी में जिनका टाइम पीरियड कम हो, वो माठी से माठी ज़मीन में भी ग्रो कर जाएँ। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। किसी भाई का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।